हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर आ गई हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपके ही प्रश्न है और इसको मैं अपने तरीके से इसका जवाब देने का मैंने कोशिश किया है, और ताकि आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकूँ। और वीडियो इसलिए ताकि बहुत सारे लोगों का अगर वो क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, तो सबके लिए काम आएगा। तो जैसे आप लोगों ने कहा कि आलोचना के लिए कि वो याद नहीं होता, रचनाएं तो मान लीजिए याद हो जाएंगी लेकिन आलोचना याद नहीं होती। तो वाकई में आलोचना और निबंध मुझे भी बहुत कठिन लगता था, और इसका कुछ कहानी नहीं बनता है, कुछ लिंक इसका रिलेट नहीं कर सकते, सबकी एक ही तरह से होती है। तो मैं कैसे करती थी इसको मैं बताऊंगी, और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें, थोड़ा सा मोटिवेशन भी आप लोगों के लिए रहता ही है हर एक वीडियो में मेरे, वो मैं हमेशा करती रहूँगी जब तक आप लोग सफल नहीं हो जाते हैं। मैं क्यों करती हूँ आप लोगों को पता ही है कि खुद मैं मोटिवेट होती हूँ, और अभी टाइम है मोटिवेट रखने का आप लोगों को, क्योंकि यही ज़रिया, आप कितना भी पढ़ेंगे ना, अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं रखेंगे ना तो वो फिर काम नहीं आएगा, आपको और मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर मोटिवेशन अंदर से रहती है ना, तो आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना तो वो तुरंत आपके दवा की तरह से असर करती है। तो और एक चीज़ कि मैं आपके इस समय जो सिचुएशन चल रहा है ना दिमाग का, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह से, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुकी हूँ, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि आप लोगों की समस्याएं क्या होंगी, परेशानियाँ क्या क्या दिमाग में चल रही होंगी। तो सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई करना बहुत बोरिंग काम लगता है, इंटरेस्टिंग तो लगता नहीं है कि भाई बहुत मन से हुआ आओ चलो पढ़ लिए। बाकी चीज़ों में तो बहुत इंटरेस्ट आता है, लेकिन पढ़ाई करते समय हमें बहुत नींद आएगी, नहीं मन करेगा, लगता है कितना दिमाग थक गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वही चीज़ बता रहा है कि इस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ, और ये कैसे क्या करें कि बहुत सारे लोग इतने इतने घंटों तक पढ़ाई करते रहते हैं, क्या ऐसी ऐसी कौन सी वजह हो जाती है। तो बस वही बात है कि मोटिवेशन एक उनके अंदर से एक आग होती है अंदर से कि हाँ मुझे करना है, एक दृढ़ संकल्प होता है। और बाकी चीज़ें क्या है कि जब आप, और ये बोरिंग कैसे नहीं लगेगा उसके लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे क्या है ना कि कोई भी चीज़, जैसे ये किताब ही है, जैसे सरस्वती पांडे की किताब है, तो उसको जब आप पहली बार पढ़ेंगे, या कोई भी रामचंद्र शुक्ल की किताब ले लीजिए, कोई भी किताब आप ले लीजिए, नगेंद्र की ले लीजिए, बच्चन जी की ले लीजिए, कोई भी किताब ले लीजिए, जब आप पढ़ेंगे पहली बार तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा। 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसकी लैंग्वेज क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, तब जाके जब आप पढ़ेंगे तो धीरे 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 वो चीज़ें आसान हो जाएंगी और इंटरेस्ट आने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि, और सरस्वती पांडे की किताब के बारे में जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या यही पढ़ ले तो काम चल जाएगा। तो भाई ये सहायक पुस्तक है, मैं बार बार कहती हूँ ये सहायक पुस्तक है, इसके साथ आपको नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। और नोट्स अपना बनाया क्या, जहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हैं वो लोग सारे किताबों को मिला के बताते हैं, तो उसको आप ज़रूर पढ़िए। एक मूल पुस्तक ज़रूर पढ़िए, 1 या 2, मतलब आपको जितना हो सके। ये हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। बार बार मैं हर एक वीडियो में यही कहती हूँ, और इसके साथ प्रैक्टिस करना क्वेश्चन का बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये चीज़ है कि बोरिंग इतना लगता है, तो कैसे इंटरेस्ट आया, आखिर मुझे भी तो बोरिंग लग रहा था, तो मैंने ऐसा क्या किया कि इंटरेस्ट आया। तो एक दिन क्या हुआ ना कि ऐसे ही जैसे आप लोगों की स्थिति है ना, एकदम ज़ीरो वाली स्थिति, मतलब कुछ नहीं आता था मुझे, कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया था हिंदी से, लेकिन जो कहा था ना उस समय जानते ही हैं कि उस टाइम क्या एज होती है जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, और क्या हम लोग पढ़ते हैं कितना, वो तो भगवान, सब लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं थी। मैं नहीं पढ़ी थी, मैं अपने ही दुनिया में बहुत कल्पनाशील शुरू से था, थोड़ा सा कल्पनाओं में ही मैं सोचती थी ना कि लाइफ बड़ी वो होती है जैसे फिल्मों में चलती है ना, और सीरियल्स में देखते हैं हम लोग, हमको लगता था कि लाइफ वैसे ही होती है, कुछ करना नहीं है, ये तो पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे आगे, बस ऐसे ही अच्छे से रहना है, बस कुछ करना नहीं है, ऐसे लाइफ निकल जाएगी। यही सोच के मैंने पढ़ाई की नहीं थी, और बहुत रंगीन सपने मैं भी देखती थी ऐसे ही। लेकिन हुआ क्या, सब इसके विपरीत हो गया, और भगवान ने कहा कि लो अब देखो लाइफ कैसी होती है। तो सारी चीज़ें जब अपने ऊपर पड़ी तब मैंने जाना, तो मुझे कैसे इंटरेस्ट आया, इस बोरिंग चीज़ को मैंने इंटरेस्टिंग कैसे बनाया। देखिए एक दिन क्या हुआ कि मैं छाया वो था, अरे आप लोगों की तरह ज़ीरो थी, तो मुझे पता चला कि टेलीग्राम पे मुझे किसी ने बताया कि टेलीग्राम पे टेस्ट होते हैं, जैसे मैं आपको बताई, ठीक है। तो टेस्ट होते हैं, तो आप लोगों को तो मैंने लिंक भी दे दिया था ना, मुझे कोई लिंक वगैरह नहीं मिला था, बस मुझे था ना कि मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए था, मैं उस पर दौड़ जाती थी, इतना अंदर से एक आग थी मेरे अंदर कि मुझे करना है। अब एक एक चीज़ उंगली पकड़ के कोई नहीं आपको करवा सकता है, आपको भी ये सीखना पड़ेगा। तो मुझे बस किसी ने बताया कि टेलीग्राम पर टेस्ट होते हैं। अब मैंने एक बार रात दिन मतलब उस पर करके इधर उधर मतलब कई घंटों तक करके सर्च कर लिया मैंने, ये जितने भी टेस्ट के चैनल में मैंने आपको बताया सब मेरे खुद के खोजे हुए हैं। तो मैंने कई चैनल को खोजा, जब मैंने सर्च किया तो कई चैनल उसमें से निकल के आए। उसके बाद मैंने इस सबको ज्वाइन किया और फिर देखा कि कैसे क्या हो रहा है। तो तब मैंने पेड कोर्स नहीं लिया था वहाँ पे,
तो उसके बाद वहाँ पे यही जैसे फ्री वाला जैसे होता है ना डेली का, तो वहाँ पे आया एक मैसेज कि आज शाम को इतने बजे से 4 बजे से पता नहीं कितने बजे से मतलब एक टेस्ट होगा छायावाद का। और छायावाद में मतलब महादेवी वर्मा तक है ना, 4 कवि जो है उसमें के उन्हीं का, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत और महादेवी वर्मा, इन्हीं लोगों का होगा। तो अब मुझे तो जीरो थी, मैंने मतलब कुछ नहीं आता था। रामचंद्र शुक्ल कौन थे, महादेवी वर्मा का नाम बस सुने थे, जयशंकर प्रसाद का नाम सुने थे, कुछ भी मतलब जीरो 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 इतना था मेरा। तो मैंने अब सोचा कि मैं सोची कि वही साथ सोचिए ना कि मेरे किस्मत मतलब खुलने का एक भगवान ना रास्ता सबको देते हैं। तो वही मैं सोची कि चलो आज टेस्ट देते हैं और हम देखते हैं अपने आप को। मैं यही समझ बैठी थी कि मेरा दिमाग तो एकदम ख़राब हो चुका है, इतनी टेंशन वगैरह मैं ले चुकी हूँ कि दिमाग से मुझे याद तो कुछ होता नहीं है। तो चलो लेकिन देखते हैं कि अभी भी कुछ बचा है, मैं कुछ कर सकती हूँ कि नहीं। तो वही मैं छायावाद का मैं प्रिपेयर की और दोपहर भर, हाँ मैं दोपहर भर मतलब 2-3 घंटे पढ़ी, मैं दोपहर भर पढ़ी और वही शाम को 4 बजे से मैंने टेस्ट दिया। और ये लेकिन था कि मुझे ये था कि साबित करना था, मैं अपने दिमाग का टेस्ट उस दिन करना चाहती थी कि मुझे आ रहा है कि नहीं। मैं अच्छे से प्रिपेयर किया मैंने चारों कवियों को। उसके बाद छायावाद का टेस्ट दिया और मेरा 20 लोगों में से पहला नंबर आया, 20 लोगों में से मेरा पहला रैंक आया। और जब आया तो वहाँ पे तब तारीफ़ भी हो गई, भाई जो टेस्ट ले रहा था उसने लिख भी दिया कि बधाई हो करुणा जी, आपने बहुत अच्छा किया है, आप बहुत अच्छा ऐसे लगी रही है, आपको जरूर सफलता। ऐसे ही जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, किसी ने मुझे वहाँ पे जो ले रही थी मैम, उन्होंने मोटिवेट कर दिया। अब क्या था, बस लग गई आग। अभी तो ऐसे ही लगी थी, अब तो और ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिला कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ। अभी मैं 2-4 घंटे की पढ़ाई में एक पूरा टॉपिक तैयार कर सकती हूँ, तो अगर मैं ऐसे ही लगी रहूँगी तो क्यों नहीं मैं कर सकती हूँ। उसी दिन से मुझे मोटिवेशन मिला और मैं बस इसी तरह से टॉपिक वाइज करते 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 एकदम मतलब तैयार करना शुरू कर दी। तो इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते हैं। देखिए मोटिवेशन ऐसी चीज़ होती है ना कि मेरा खुद का बता रहा है कि हम ऐसे ऐसे लोगों को मोटिवेट करके बहुत कुछ करवा दिए हैं। मेरे क्लास में एक छोटी बच्ची थी, क्लास में छोटे क्लास में अरे 4th 5th 6th ऐसे क्लासों को मैं पढ़ाती थी। तो छोटी सी बच्ची थी, वो हर एक उसमें ज़ीरो पाती थी, हर एक उसमें ज़ीरो पाती थी, 2 नंबर 4 नंबर हर एक सब्जेक्ट में ज़ीरो ऐसे पाती थी। हिंदी में भी इवन उसका ऐसे ही रहता था, मतलब एकदम ना उसका काम पूरा होता था ना कुछ। सभी टीचर आए दिन उसकी कंप्लेन उसकी कंप्लेन उसकी कंप्लेन। अब वो बेचारी बच्ची को देख के मुझे इतना दया लगता था, वो चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पाती थी, ऐसे मुँह गिरा के ऐसे बैठी रहती थी। सब बच्चे मतलब ना, अरे मैम वो नहीं लिखती है, वो लिखती ही नहीं है, ऐसे कर करके। मैंने सोचा कि इसको तो कराया जा सकता है। मैं, उसका नाम राधा था और मैं उसे मोटिवेट ऐसे ही कर करके हम कह, राधा ये बेटा ये वाला लिख के ले आओ, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। और ऐसे तारीफ़, क्योंकि पहली बार उसकी किसी ने तारीफ़ कर दी थी, वो गई लिख के लाई, मुझे दिखाई, तुरंत मैंने सबसे क्लैपिंग करवा दिया क्लास में। वो लड़की मोटिवेट हो गई। अब वो मेरा सारा काम एक बार कहने की देरी, किसी काम नहीं पूरा होता था, मेरा काम सारा वो पूरा करती थी और मैं हमेशा उसके लिए क्लैपिंग कर देती थी, करवा देती थी, करती भी थी। कॉपी चेक किया तो वेरी गुड, एक्सीलेंट ऐसे करके दे के उसको मोटिवेट कर करके। उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ तो वो लड़की 72 मार्क्स लेके आई, हिंदी में बस 100 में 72 मार्क्स लेके आई और बाकी सब्जेक्ट में 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर एज इट इज़ जैसे चल रहा था। तो उसकी जो क्लास टीचर थी, हम लोग पहले कॉपी पीटीएम के पहले कॉपी अरेंज करते थे, तो वो कही कि मैम ज़रा इसका नंबर आप देख लीजिए, कहीं गलती से तो नहीं चढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मतलब आप ही के सब्जेक्ट में वो है, देखिए कहीं गलती से तो आपने कॉपी कुछ नहीं चेक कर दिया। मैंने उसकी कॉपी निकाली, मुझे भी डाउट हुआ कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि 27 की जगह उल्टा हो गया उसका। तो फिर मैंने निकाला और उसका देखा तो कहीं कोई गलती नहीं थी, सारा उसने मतलब पाया था उतना 72 मार्क्स। तो ये कैसे हुआ, इस पर क्वेश्चन उठने कैसे हुआ, तो क्वेश्चन इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने उसको मोटिवेट किया। तो आप लोग अपने दिमाग को खुद मोटिवेट करिए। ये इतनी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि आप लोग अपने दिमाग को खुद मोटिवेट करिए, कोई ना करे। लेकिन जब आप एक टॉपिक तैयार करिए और इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, क्वेश्चन करिए। और अगर आप क्वेश्चन हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका कुछ भी क्वेश्चन सही होता है, अपने दिमाग को पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, कहिए अरे वाह मुझे तो याद हो गया, मेरा दिमाग तो बहुत अच्छा है, मुझे याद हो जा रहा है। इस तरह से करके अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तारीफ़ करने वाला, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी तारीफ़ करूँगी, आपको मैं मोटिवेट करूँगी। मैं उस कमेंट में ज़रूर टाइम निकाल के ज़रूर मैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, कुछ भी मैं ज़रूर लिखूँ। और मान के चलिए इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज ही देखिए एक किसी का था
अंशुमान शुक्ला करके किसी का कमेंट आया था मेरे इसके पहले वाली वीडियो पे, जो मैंने लिखा था कि तैयारी के समय लोग गलतियां करते हैं। अंशुमान शुक्ला जी करके हैं, तो उन्होंने इतनी धांसू इंग्लिश लिखी है ना कि मतलब वो मैं समझ, मेरे एकदम दिमाग के ऊपर से निकल गया कि उन्होंने लिखा क्या है। मैं यही सोची कुछ गलत तो नहीं लिखा है इन्होंने। मैं गूगल पे गई, उसको सर्च की एक एक इंग्लिश के वर्ड को, तब मुझे समझ में आया कि उन्होंने कितनी रेस्पेक्ट मुझे दी है, कितने अच्छे अच्छे वर्ड मेरे लिए लिखे हैं। तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों को जितने आप कमेंट करते हैं कि आप दीदी आपको इतना मोटिवेशन मिलता है आपसे, ये है वो है, मेरे लिए समझिए एक दवा के समान ये काम करता है, एक अमृत के समान है ये। तो यही सब मोटिवेशन होता है, एक दूसरे को हम आगे इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेट करके रखिए। नहीं कोई मिल रहा है, मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको मोटिवेट करूँगी, और ख़ुद अपने आप को मोटिवेट करिए, ठीक है। तो मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि उसी दिन से मैं लग गई, और इसी टॉपिक को इंटरेस्टिंग जब भी पढ़ने बैठी थी तो मैं यही सोचती थी कि अरे याद तो मुझे हो जाएगा, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, और अगर ये मैं टॉपिक याद कर लूँगी तो मेरी तो नौकरी पक्की लग जाएगी, इमेजिन करती थी। और मैं बहुत खुश हूँ, ये है वो है, मतलब अच्छा ही सोच के मैं पढ़ने बैठती थी। और हाँ, वो मोटिवेशन वाला जितने सॉन्ग मैंने बताया था आप लोगों को, वो सारे मैं सुनती रहती थी। और जैसे आज मैं आपको मोटिवेट करूँ, ऐसे मोटिवेशन वाले वीडियो एक दो मैं दिन में 2-4 वीडियो मैं ऐसे खोज के, जैसे IAS का किसी का इंटरव्यू है, किसी का भी है, तो जो स्टॉक पे देखिए आता है, तो मैं देखती रहती थी कि उसने कैसे किया ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप करिए। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, कि बात को घुमा घुमा के कह रही हैं। तो भाई इसलिए मैं कह रही हूँ ना, मैं जोर दे के कह रही हूँ, जानबूझ के मैं जोर दे के कह रही हूँ कि एक ही बात को घुमा घुमा के, कि आप लोग मोटिवेट होइए और करिए। मुझे पता है कि आप लोग का टाइम बहुत इस समय कीमती है, लेकिन ये वीडियो ना कहीं से आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। ये अगर आप मुझे सुनेंगे तो आपके लिए काम ही आएगा, कहीं से आपके लिए नुकसान नहीं होगा। तो 5-10 मिनट दिया जा सकता है। मैं छोटा करने के प्रयास करती हूँ, लेकिन आप लोग इतनी बातें मुझे करनी रहती है और बहुत सारी चीज़ छूट जाती हैं। फिर मैं सोचती हूँ देखो मैंने तो बोला ही नहीं ये बातें। तो इस तरह से होता है, तो इतनी सारी बातें रहती है ना, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ा लंबा हो जाता है। और मन पे थोड़ा सा देखिए नियंत्रण करके रखिए। मन पे नियंत्रण करके रखना बहुत ज़रूरी है। जो मन करे एकदम वही मत करिए, है ना। मन पे नियंत्रण करके रखिए, और ये मत सोचिए कि अरे इनका तो हो गया है तो ये बोलेंगे ही, ऐसा नहीं है। मैंने किया है ये सारी चीज़ें, तब मैं बोल रही हूँ। मैं भी जब आप लोगों की तरफ तैयारी करती थी, मैं भी चुपचाप सुनती थी, नहीं बोलती थी। हाँ, आज हो गया तो मैं ज़रूर बोलूँगी। मैंने पहले ही सोचा था कि जब मेरा हो जाएगा तो मैं लोगों को बोलूँगी, बताऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्राइवेट नौकरी के बारे में भी एक किसी ने पूछा था कि करूँ कि क्या करूँ। भैया अभी कुछ मत सोचिए, है ना, अभी कुछ मत सोचिए। अगर आपकी स्थिति इतनी ख़राब नहीं है कि आप बिना नौकरी के नहीं रह सकते तो मत सोचिए। अभी आप तैयारी करिए, निकल जाएगा। 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, जितने में भी एग्ज़ाम होता है, आप जम के तैयार करिए। एक बार बस नौकरी लग जाने दीजिए, उसके बाद आप खूब किताब मोटी मोटी पढ़िएगा, आप खूब करिएगा, जो मन करे वो करिएगा। कोई कुछ नहीं कहने वाला है। फिलहाल आप इस पर एक रणनीति जरूर बनाइए कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब देखिए कि आलोचना को कैसे याद करें। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगी। तो आलोचना को कैसे, आलोचना का नहीं बनता है, कहानी ट्रिक नहीं बनती है, उसका कोई लिंक भी नहीं बैठता है। तो जैसे मान लीजिए किसी की का भी आलोचना है ना, तो 10 मान लीजिए, अरे 10-15 एक ही साथ दे दिया है, मान लीजिए लंबा है, तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट लेती थी। जैसे 1 2 3 4 5, मान लीजिए ऐसे 5 को किया, वहीं पर पेंसिल से अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी अपने किताब में। तो उसको मैं पेंसिल से निशान लगा लेती थी। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब 5-5 को करके ऐसे करती थी। फिर उसका मैं लिंक बनाती थी, फिर उस लिंक को सारे से मैं जोड़ देती थी ऐसे। और फिर क्या करती थी, फिर मैं एक रफ कॉपी पे पेंसिल से लिखती थी, है ना, पेंसिल से। कहीं भी जगह में बहुत सारी मेरे पास कॉपियाँ पड़ी हुई थी पहले की, और मेरे बेटे की कॉपी रहती थी। तो ऐसे ही मैं पेंसिल से करके मैं उस पर लिखती जाती थी, और लिख के मैं प्रैक्टिस करती थी। किसी ने पूछा भी था मुझसे कि रचनाएं लिख के याद करें क्या, तो बिल्कुल लिख के याद करिए। और ये आलोचना को जो एकदम नहीं बनता था, जैसे जो 1 लाइनर है, एक एक शब्द का जिसका है, जैसे एक है जिसका, तो याद ही नहीं होता था। तो जब मैं एकदम लगता था कि अब कोई ट्रिक नहीं बनेगा, अब कोई लिंक नहीं बनेगा, तो मैं क्या करती थी, उसको पहाड़ा, जैसे नहीं बच्चे याद करते हैं, हम लोग छोटे छोटे थे तो जोर जोर से बोल के ना कि 2 दूना 4, 2 3 6 से करके जोर से पढ़ते थे। ये नहीं सोचते थे कि कैसे 2 हुआ, 2 का 4 कैसे हुआ, 6 कैसे हुआ, ये नहीं सोचते थे। बस हम लोग जोर जोर से प्रैक्टिस करते थे, और वो जबान पे चीज़ें रट जाती थी। तो ऐसे मैं करती थी आलोचना निबंध को। जिसका कुछ नहीं होता था उसको मैं ऐसे जोर जोर से करके पढ़ती थी कि वो अपने आप अभ्यास से वो याद हो जाएगा। तो और फिर बाद में पता चलता है ना कि वो कैसे हुआ, है ना, कि कैसे, वो भी तो पता है, सबका ट्रिक होता है, कि पहाड़ी का भी ट्रिक होता है। लेकिन उस समय क्या था, बच्चों की तरह से जोर जोर से बैठ के हम लोग पढ़ते थे, याद होता था। तो आप लोग भी यही करिए। तो चलिए आलोचना मैं 1-2 दिखाती हूँ आप लोगों को, और देख लीजिए कि मैं कैसे याद करती थी। हेल्प मिले शायद आप लोगों को, तो अपने तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे जैसे मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना है, तो इसका पहले तो हम लोग हमेशा जो भूमिका दिया है वो उसको पढ़ेंगे कि हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। और इसको कई बार पढ़ेंगे तो ये अपने से याद हो जाएगा। देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है मेन चीज़ों पे। और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रगतिवादी मार्क्सवादी समीक्षक निम्नलिखित हैं। तो पहला प्रकाश चंद्र गुप्त, तो इनका हो गया, इनका ज़्यादा नहीं है, 4 ही है। तो प्रकाश चंद्र गुप्त का नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा। अब देखिए प्रकाश चंद्र गुप्त, अब हम क्या करेंगे, तो हम पहले तो उनके नाम में ही मैं सोचती थी, नाम को पहले नाम पे ही थोड़ा सा मैं वर्क करती थी। प्रकाश चंद्र यानी कि चंद्रमा का प्रकाश, प्रकाश चंद्र गुप्त यानी कि चंद्रमा का प्रकाश, ठीक है। ऐसे मैं दिमाग को बना लिया। अब चंद्रमा को मैं इमेजिन कर रही हूँ और चंद्रमा का जो प्रकाश निकलता है उसको मैं इमेजिन कर रही हूँ। अब देखिए, अब एक और हम देखेंगे कि इनके में साहित्य करके ज़्यादा आया है। देखिए हिंदी नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा, ठीक है। तो चारों में देखिए साहित्य, हालांकि सब में साहित्य रहता है, मुझे भी पता है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालेंगे कि चंद्रमा का जो प्रकाश है उससे क्या हो रहा है कि एक नया हिंदी साहित्य का जन्म हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है तो नया हिंदी साहित्य का जन्म हो रहा है। और उसी में आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, मतलब जब चंद्रमा की प्रकाश होती है तो हम एक दृष्टि से देखते हैं ना, दिखाई देती है हमको सब कुछ चांदनी रात में। तो आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि के रूप में दिखाई देता है। फिर हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा भी दिखाई देती है और फिर एक साहित्य धारा चलती है। तो इस तरह से इमेजिन करके, जैसे भी हो आप इमेजिन कर सकते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का देखिए, अब यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह, अब नाम को भी पहले मैं कल्पना कर लेती थी, शमशेर, शेर को मैं समझ लेती थी, शेर सिंह का मतलब मैं एक रूप देखती थी। अब उसमें देखिए दो आब, पहला ये दो आब, तो शमशेर, शेर कहता है कि दो आओ पहले मेरे सामने, तो दो आओ से दो आब, है ना। तो दो आओ कौन कौन, कुछ गद्य रचनाएं आओ, कुछ और गद्य रचनाएं आओ, ठीक है। इस तरह से शमशेर क्या कहता है, शेर क्या कहता है कि दो आओ मेरे सामने, दो आओ, फिर दो आप भी बोल दीजिए साथ में, है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा। दो आओ, दो आप, और कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, इस तरह से। अब रामविलास शर्मा का देखिए बड़ा है, इसमें 16 रचना है इसमें दिया हुआ है, 16 आलोचना। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए मैंने निशान पेन से आप देख सकते हैं, मैंने कुछ भाग पे निशान लगाया है, उसको छोटे छोटे भाग में मैंने बांट लिया है। जैसे रामविलास शर्मा, अब रामविलास शर्मा से अब इनका क्या करेंगे, नाम मतलब बोलते हुए ही सारी रचनाओं को, नाम जरूर बोलेंगे इस लेखक का और साथ में हम रचनाओं को बोलेंगे। तो रामविलास शर्मा, अब ये क्या कह रहे हैं, पहले 5 को हम लेंगे। देखिए रामविलास शर्मा कहते हैं कि प्रेमचंद भारतेंदु युग और निराला, है ना, क्या है, प्रगति और परंपरा है, साहित्य और संस्कृति है। अब देखिए इस तरह से रामविलास शर्मा कहते हैं कि प्रेमचंद भारतेंदु युग और निराला प्रगति और परंपरा है, साहित्य और संस्कृति है, ठीक है भाई, है ही, जाहिर सी बात है। और उसके बाद देखिए छठवां से प्रेमचंद और उनका युग प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज है। इस तरह से दो भाग में तोड़ के, मतलब प्रेमचंद और उनका युग प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज है। फिर आ जाइए, देखिए 10 आपको आराम से, 9 आपको याद हो गया। उसके बाद देखिए 10वें पे साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना है। साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना है, जो 3 भाग में थी, है ना, 69 में, 72 में और 76 में। वहीं पे तुरंत बोल दीजिए। यहाँ तक देखिए, इसको 2 ही मैंने लिया है, 10, 11 तक, क्यों, क्योंकि ये लंबा था, है ना। अब देखिए 12वें से भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, अभी हमने इसके पहले कुछ और। अब देखिए भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण है। अब भारतेंदु के युग के बाद तो द्विवेदी युग आता है, तो उसको देख लीजिए, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण है। फिर क्या है, नई कविता और अस्तित्ववाद, क्या है, हिंदी जाति का साहित्य है। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये क्या है, हिंदी जाति का साहित्य है। और भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास है, ठीक है, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास भी है। कौन, नई कविता और अस्तित्ववाद। इस तरह से कर करके भाई आप क्या करेंगे, इतना कठिन है ये, तो कुछ ना कुछ करके याद करना ही है। तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे भाग में उसको बांट के याद करती थी। इसी तरह से मुक्तिबोध का, तो मुक्तिबोध, अब मुक्ति मिल जाती है, किसी चीज़ से मुक्ति मिल जाना, पहले ही हम मतलब दिमाग में बैठा रहते सब मुक्ति मिल जाती है भाई। मुक्तिबोध को पढ़ने से मुक्ति मिल जाती है। कैसे, कामायनी एक पुनर्विचार है और नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध है, ठीक है। मुक्तिबोध क्या कहते हैं, कामायनी एक पुनर्विचार है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। इस तरह से करके शिवदान सिंह चौहान का देख लीजिए, शिवदान सिंह चौहान, तो ये कहते हैं शिवदान सिंह चौहान जी की प्रगतिवाद साहित्य की परख,
ठीक है। प्रगतिवाद साहित्य की परख है और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष क्या है, साहित्यानुशीलन है, दो करके। प्रगतिवाद साहित्य की परख है और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है साहित्यानुशीलन है। आलोचना के मान साहित्य की समस्याएं हैं, और आलोचना के मान क्या है, साहित्य की समस्याएं हैं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, ऐसे करके 3-4 बार आप बोल देंगे। और फिर क्या करिए ना, जैसे जो लंबे हैं उसको नाम उसको लिख के, रामविलास शर्मा लिख के, ऐसे ही जैसे पार्ट में आपने याद किया 1 से लेकर 5 तक लिखिए, ठीक है। उसके बाद में आपने आगे भी आपने याद किया था तो फिर उसको लिखिए, इसको 2-3 बार लिख लीजिए, फिर रिवाइज कर लीजिए। थोड़ा सा ये कठिन है ना, तो इसको आप लोग कई बार पढ़ेंगे, ये भी आसान हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आलोचना को भी मैंने बता दिया। हालांकि मैं प्रगतिवाद आप लोगों को कल बता रही थी, उसमें मैंने सोचा था कि उसको मैं एक कंप्लीट कर लेती जल्दी जल्दी, उधर आधुनिक युग का ना जितना मेरा ट्रिक बनाया हुआ है आप लोगों के साथ शेयर में कर देती। तो चलिए कोई बात नहीं है, अगला इसको भी ज़रूरी था, ये भी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो छूट रहा था ये। तो ये कल जो है प्रगतिवाद को मैं कंप्लीट जितने भी बचा है उसको मैं सब बता दूंगी, और उसके आगे जितने भी आगे जल्दी बढ़ के आधुनिक काल का और भी जो रचनाएं हैं मैंने बनाया था उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और व्याकरण से संबंधित भी आप लोग कह रहे थे कि कुछ बताइए, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। व्याकरण में तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए उसको मैं एक दिन आप लोग को इस तरह से शेयर करती चलूँगी। आप लोग अपनी पढ़ाई मेरे हिसाब से एकदम मत धीरे करिएगा, आप लोगों की पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए। हाँ, मेरी हेल्पिंग वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी, अपने कमेंट में प्रश्न पूछिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।